कुड़िया हाथ तेरा मिले जरूर। सपने हैं लहरे मंजिलें हैं दूर, युवा तुम कुड़िया हाथ तेरा मिले जरूर। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 15 नवंबर 2025 है और ये तारीख अपने आप में एक कहानी है। ठीक 25 साल पहले नवंबर 2000 में भारत के नक्शे पर 3 नए राज्य एक साथ उभरे थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। आज हम इन्हीं 3 राज्यों की 25 साल की यात्रा का एक गहरा विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल। उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का जो विजन था वो बड़ा साफ था कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया जाए और जो इलाके विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं उन्हें एक नई शुरुआत दी जाए। झारखंड को बिहार के आदिवासी बहुल दक्षिणी हिस्से से बनाया गया, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश के कृषि और आदिवासी बेल्ट से और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की एक अलग सांस्कृतिक पहचान के आधार पर। मकसद यही था कि स्थानीय सरकारें स्थानीय ज़रूरतों को बेहतर समझेंगी। और यही आज हमारी चर्चा का मिशन भी है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इन तीनों राज्यों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक यात्रा का एक बहुत ही गहरा तुलनात्मक अध्ययन पेश करते हैं। और एक सवाल है जो बार बार उभर कर आता है कि भारत की लगभग 40% खनिज संपदा का घर होने के बावजूद झारखंड आज इस दौड़ में कहाँ खड़ा है। तो चलिए इन 25 सालों की कहानी की परतों को खोलते हैं। हाँ, और ये विश्लेषण इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये तीनों राज्य लगभग एक ही शुरुआती बिंदु से चले थे। तीनों के सामने अपनी अपनी चुनौतियां थीं, अपनी संभावनाएं थीं, लेकिन आज 25 साल बाद इनकी विकास की गति में, इनकी दिशा में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज हम अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक हर पैमाने पर इस सफर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत अर्थव्यवस्था के बड़े आंकड़ों से करते हैं क्योंकि अक्सर विकास को यहीं से नापा जाता है ना। स्रोत बताते हैं कि 2000 में जब ये राज्य बने तो इनकी अर्थव्यवस्थाएं काफी छोटी थी, लेकिन 2023-24 तक उत्तराखंड की जीएसडीपी 21 गुना बढ़ गई। 21 गुना, छत्तीसगढ़ की 17 गुना और झारखंड की सिर्फ 13 गुना। ये अंतर तो काफी बड़ा है। हाँ, ये अंतर वाकई बहुत बड़ा है। और जब हम इसे प्रति व्यक्ति आय के स्तर पर देखते हैं तो कहानी और भी साफ हो जाती है। देखिए, जीएसडीपी तो पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय ये बताती है कि इसका फायदा औसतन एक नागरिक तक कितना पहुंच रहा है। तो उत्तराखंड में ये आंकड़ा लगभग 2,60,000 रुपए है। 2,60,000? हाँ, जो राष्ट्रीय औसत से भी काफी बेहतर है। छत्तीसगढ़ लगभग 1,85 लाख पर है, जबकि झारखंड वो 1,05,000 के साथ सबसे पीछे। बिल्कुल, 1,05,000 झारखंड में और 2,60,000 उत्तराखंड में। ये तो दोगुनी से भी ज्यादा का फर्क है। हाँ, मतलब उत्तराखंड का एक नागरिक औसतन झारखंड के नागरिक से 2 गुने से ज्यादा कमा रहा है। तो आमतौर पर तो यही माना जाता है कि आर्थिक विकास से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अपने आप सुधार होता है। क्या इन राज्यों में भी यही ट्रेंड दिखा या कहानी कुछ और है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पैसा विकास का एक हिस्सा है, पूरा विकास नहीं। और अगर मानव विकास के संकेतों को देखें तो यहाँ भी एक पैटर्न नजर आता है। साक्षरता दर को ही ले लीजिए। उत्तराखंड लगभग 88% के साथ काफी आगे है। छत्तीसगढ़ भी 78.5% पर है। झारखंड ने ये मानना पड़ेगा कि 2001 के 54% से 76.7% तक की एक लंबी और सराहनीय छलांग लगाई है। सुधार तो हुआ है, लेकिन आज भी वो इन तीरों में पीछे है। तो यहाँ एक विरोधाभास साफ दिख रहे हैं। एक राज्य जिसके पास देश का 28% कोयला है, 25% लौह अयस्क है, यूरेनियम से लेकर तांबे तक के भंडार हैं, वो आर्थिक और सामाजिक दोनों ही पैमानों पर पीछे क्यों है? स्रोत इसका क्या कारण बताते हैं? और यहीं से विश्लेषण गहरा होता है। स्रोत बताते हैं कि इसका जवाब जमीन के नीचे क्या है उसमें नहीं, बल्कि जमीन के ऊपर क्या हो रहा है उसमें छिपा है। झारखंड की कहानी संसाधन अभिशाप यानी रिसोर्स कर्स का एक क्लासिक उदाहरण बन जाती है। और इसके पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण हैं: राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां और शासन की विफलता। 25 साल में 11 से ज्यादा मुख्यमंत्री, ये आंकड़ा तो अविश्वसनीय लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि औसतन हर सरकार मुश्किल से 2 साल भी नहीं चली। हाँ बिल्कुल। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट तो ऐसे में शुरू ही नहीं हो सकता।
इसका जमीनी स्तर पर क्या असर पड़ता होगा? इसका असर बहुत गहरा और मल्टी डायमेंशनल होता है। जब सरकारें स्थिर नहीं होती तो सबसे पहली चोट नीतिगत निरंतरता पर पड़ती है। मान लीजिए एक सरकार ने एक बड़ी औद्योगिक नीति बनाई, निवेशकों को बुलाया, 2 साल बाद सरकार बदली और नई सरकार ने उस नीति को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो निवेशकों का भरोसा टूट जाता है। कोई भी कंपनी ऐसे माहौल में हजारों करोड़ का निवेश क्यों करेगी, जहां कल क्या होगा पता ही नहीं? और यही अस्थिरता नौकरशाही को भी दिशाहीन कर देती है। और स्रोत में भ्रष्टाचार सूचकांक का जो जिक्र है, हाँ, जिसमें झारखंड को सबसे नीचे 28वीं रैंक दी गई है, वो इसी अस्थिरता का एक सीधा नतीजा है। और इस राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ दशकों तक नक्सलवाद की भी एक बड़ी चुनौती रही है। हालांकि स्रोत बताते हैं कि स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ है। हाँ, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। 2016 में जहां 22 जिले इससे प्रभावित थे, आज ये संख्या घटकर 9 रह गई है। लेकिन इतने सालों तक इस समस्या ने विकास को कैसे रोका? देखिए, वामपंथी उग्रवाद सिर्फ एक कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, ये एक विकास की बाधा है। आप सोचिए, किसी दूर दराज के गांवों तक सड़क बनानी है, लेकिन वहां सुरक्षा का खतरा है, तो ठेकेदार काम करने से डरता है, इंजीनियर जाने से डरते हैं, तो वो गांव दशकों तक मुख्यधारा से कटा रहता है। पोस्टिंग लेने से कतराते हैं, अस्पताल की इमारत खड़ी हो जाते हैं पर डॉक्टर नहीं मिलते। नक्सलवाद एक डेवलपमेंट वैक्यूम यानी विकास का शून्य पैदा कर देता है, जो गरीबी और असंतोष को और बढ़ाता है। इसकी तुलना में आप उत्तराखंड को देखिए, जहां ऐसी कोई बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती नहीं थी, वहां विकास परियोजनाओं को लागू करना कहीं ज्यादा आसान रहा। ये हमें उसी संसाधन अभिशाप वाली बात पर वापस लाता है। ये सुनने में तो बड़ा भारी शब्द लगता है, लेकिन जमीन पर इसका मतलब क्या है? कैसे किसी क्षेत्र के लिए उसके अपने ही संसाधनिक अभिशाप बन जाते हैं? है, इन खनिजों को निकालने के लिए खनन होता है, लेकिन अगर ये खनन अनियोजित हो, अवैध तरीके से हो, तो क्या होगा? पहला, राज्य को राजस्व का भारी नुकसान होगा। दूसरा, पर्यावरण को भयानक क्षति पहुंचेगी, जंगल कटेंगे, नदियां प्रदूषित होंगी। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, इससे अक्सर स्थानीय आदिवासी समुदायों का विस्थापन होता है, जिनकी जमीन के नीचे वो खनिज है। इससे जमीन के अधिकारों को लेकर एक अंतहीन संघर्ष शुरू हो जाता है। अच्छा, जिसने कई बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को सालों तक लटकाए रखा। लेकिन छत्तीसगढ़ भी तो एक खनिज संपन्न राज्य है, वहां स्थिति थोड़ी बेहतर क्यों है? यही तुलना इस विश्लेषण को दिलचस्प बनाती है। छत्तीसगढ़ ने भी इन चुनौतियों का सामना किया है, बिल्कुल किया है, लेकिन वहां खनन को टिकाऊ विकास से जोड़ने के बेहतर प्रयास हुए हैं। और इसका एक सीधा प्रमाण हमें वनावरण के आंकड़ों में मिलता है। स्रोत के अनुसार पिछले 2 दशकों में जहां छत्तीसगढ़ का वनावरण 25% बढ़ा, 25%, वहीं झारखंड का सिर्फ 13% ही बढ़ पाया है। ये दिखाता है कि संसाधनों का होना ही काफी नहीं है, उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, ये असली सवाल है। इन सब बड़ी बड़ी बातों का राजनीतिक अस्थिरता, नक्सलवाद, खनन का संघर्ष, इन सब का एक आम आदिवासी परिवार की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? असर सीधा और दुखद है। राज्य की 26% आबादी आदिवासी है, लेकिन विकास का लाभ उन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। आज भी झारखंड में बहुआयामी गरीबी दर 28.81% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। हाँ, इसका मतलब है कि हर तीसरा व्यक्ति सिर्फ आय में ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के कई पैमानों पर गरीब है। शिशु मृत्यु दर में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन कुपोषण आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। विकास की पूरी कहानी का अंतिम लक्ष्य तो इंसान ही है, और इन आंकड़ों में हम पिछड़ते दिख रहे हैं। और यहीं पर उत्तराखंड का मॉडल एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। वहां की अर्थव्यवस्था का आधार जमीन के नीचे के खनिज नहीं, बल्कि पहाड़ों की खूबसूरती बनी, पर्यटन। बिल्कुल। और पर्यटन के आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। 2023 में उत्तराखंड में 5 करोड़ से ज्यादा घरेलू पर्यटक आए। 5 करोड़? और इन 5 करोड़ पर्यटकों ने राज्य की अर्थव्यवस्था में 20,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व जोड़ा। 20,000 करोड़? हाँ, इसकी तुलना में झारखंड में सिर्फ 80 लाख पर्यटक आए और राजस्व रहा करीब 1,000 करोड़। फर्क साफ है। बिल्कुल। उत्तराखंड ने तीर्थाटन और एडवेंचर टूरिज्म दोनों को सफलतापूर्वक भुनाया। इससे होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइड जैसे क्षेत्रों में सीधे लोगों को रोजगार मिला। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका फायदा सीधे स्थानीय समुदायों तक पहुंचता है और मानवीय पूंजी को मजबूत करता है। जबकि झारखंड में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं होने के बावजूद उन पर कभी गंभीरता से काम नहीं हुआ। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है?
25 साल के इस सफर को अगर हम समेटे तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर बहुत साफ है। हमने देखा कि लगभग एक साथ शुरू हुए 3 राज्यों की विकास यात्रा कितनी अलग रही है। उत्तराखंड ने पर्यटन और अपेक्षाकृत स्थिर नीतियों के दम पर आर्थिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों में बाजी मारी। छत्तीसगढ़ ने अपनी चुनौतियों के बावजूद एक संतुलित प्रगति का रास्ता अपनाया, जहां खनन के साथ साथ कृषि और वन प्रबंधन पर भी ध्यान दिया गया। और झारखंड की कहानी सबसे जटिल और सबक सिखाने वाली है। प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद राजनीतिक अस्थिरता, शासन की कमजोरियां और दशकों की आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं ने इसकी वास्तविक क्षमता को बेड़ियों में जकड़े रखा। ये महज आंकड़े नहीं हैं, ये एक पूरी पीढ़ी के खोए हुए अवसरों की कहानी है। यहाँ जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि 21वीं सदी में विकास सिर्फ प्राकृतिक संपदा पर निर्भर नहीं करता। असली पूंजी मानवीय पूंजी है। ह्यूमन कैपिटल। हाँ, मतलब आपके लोग कितने शिक्षित और स्वस्थ हैं। और दूसरा, एक प्रभावी और स्थिर शासन। झारखंड में भ्रष्टाचार का सूचकांक हो या लगातार बदलती सरकारें, ये सब निवेश पर सीधा प्रहार करते हैं। हालांकि जैसा कि आपने कहा, सब कुछ नकारात्मक नहीं है। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 22 से घटकर 9 रह जाना, ये एक उम्मीद की किरण है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और स्रोत भविष्य के लिए एक स्पष्ट रोडमैप भी दिखाते हैं, जैसे टिकाऊ खनन को अपनाना, स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को मजबूत करना और इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। बिल्कुल। और स्रोत के अंत में एक बहुत बड़े लक्ष्य का उल्लेख है, झारखंड को धरती आबा यानी बिरसा मुंडा का सच्चा उत्तराधिकारी बनाना और 2030 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना। यह एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन एक दिशा तो देता है। और इसी लक्ष्य से एक सवाल मेरे मन में आता है, जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करेगा। पूछिए। किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए असली बाधा क्या है? संसाधनों की कमी या उन संसाधनों के प्रबंधन के लिए जरूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक ढांचे की कमी? यह एक बेहतरीन सवाल है और शायद इस पूरी चर्चा का निचोड़ भी यही है। झारखंड का भविष्य इस बात पर कम निर्भर करेगा कि वह जमीन के नीचे से और क्या-क्या निकालता है, और इस बात पर कहीं ज्यादा कि वो अपने लोगों में, अपनी मानवीय पूंजी में कितना निवेश करता है। विकास जमीन से नहीं, ज़मीर और दिमाग से होता है। और ये विचार सिर्फ इन 3 राज्यों पर ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर विकासशील क्षेत्र पर लागू होता है।